Dear students, good morning. Myself is Danbir Singh, and today I am going to teach you a lesson from your English book, Footprints Without Feet. This is lesson number 6. The name of the lesson is The Making of a Scientist. As you know, I had already sent you 2 videos of this lesson, but still some part left. So today I am going to start this remaining part of the lesson. On page 36 you will find, yes, open your book on page 36. Yes, 36 page. In his senior year, 36 page. In his senior year, he went a step further. He grew cells from a monarch's wings in a culture and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from the gold spots. जब रिचर्ड एवराइट अपने सीनियर ईयर में थे, ही वेंट अ स्टेप फर्दर, वो एक कदम और आगे बढ़ गए. ही ग्रू, उन्होंने विकसित किया सेल्स को, कोशिकाओं को, फ्रॉम अ मोनार्क्स विंग्स, जो मोनार्क के विंग्स से, इन अ कल्चर, एक ऐसी कल्चर में, एंड शोड दैट, और उन्होंने ये प्रमाणित कर दिया, दिखा दिया, दैट द सेल्स वुड डिवाइड एंड डेवलप, कि सेल्स डिवाइड हो सकती हैं, विभाजित हो सकती हैं और डेवलप हो सकती हैं इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग्स, नॉर्मल बटरफ्लाई विंग के रूप में, विंग स्केल के रूप में, ओनली इफ दे वर फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स. अगर उनको जो गोल्डन स्पॉट्स होते हैं 12 मोनार्क बटरफ्लाई के जो प्यूपा होता है उसके ऊपर जो गोल्ड स्पॉट्स होते हैं, 12 स्पॉट्स होते हैं, उनसे प्रोड्यूस होने वाला हार्मोन अगर उनको दिया जाएगा, तभी वो सेल्स क्या होंगी, डिवाइड होंगी और नॉर्मल बटरफ्लाई के रूप में विकसित होंगी. दैट प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट इंटरनेशनल फेयर. इस प्रोजेक्ट ने, उनकी इस परियोजना ने फर्स्ट प्लेस जीता था जूलॉजी डिवीज़न में एट इंटरनेशनल साइंस फेयर में, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेले में. ही स्पेंट द समर आफ्टर ग्रेजुएशन. उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद में जो अपना समर सीजन का टाइम था उसको स्पेंड किया था, खर्च किया था, डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी. जो आर्मी लेबोरेटरी थी, जो सैन्य प्रयोगशाला थी, उसमें अपना वर्क करते हुए अपना समर का टाइम व्यतीत किया था. एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. और जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की जो प्रयोगशाला थी उसमें उन्होंने अपना समय बिताया था. द फॉलोइंग ईयर द फॉलोइंग समर, अगले ही समर में, अगले जो समर सीजन था उसमें, आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर, अपने फ्रेशमैन ईयर के बाद में, एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, एब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. एब्राइट वापस प्रयोगशाला में गए. कौन सी प्रयोगशाला में गए थे? लेबोरेटरी में गए थे, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में वापस गए, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन. और उन्होंने वहाँ जा कर के हार्मोन पर और वर्क किया. जो हार्मोन कहाँ से प्राप्त होता था? फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स. ये जो 12 टिनी गोल्डन स्पॉट्स थे, उन गोल्ड स्पॉट्स से जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है, उस हार्मोन से ही बटरफ्लाई विकसित होती थी, ऐसा उसमें बताया गया था. तो बताया कि उन्होंने इस हार्मोन पर और वर्क किया उस लेबोरेटरी में,
यूजिंग द लेबोरेटरीज सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, उन्होंने जो लेबोरेटरी के सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही जो परिष्कृत कहें, बहुत ही जटिल जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, यंत्र थे, उनका प्रयोग करके इन्होंने हार्मोन पर और वर्क किया। ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर, तब वो हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर को पाने में भी, आइडेंटिफाई करने में भी एबल मतलब सफल हो गए। अ ईयर एंड अ हाफ लेटर, एक साल के और आधे साल के बाद में, इसका मतलब 1.5 साल के बाद में, अ ईयर एंड अ हाफ लेटर 1.5 साल के बाद में, ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर, अपने जूनियर ईयर के दौरान, एवराइट गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ, एवराइट को विचार मिले अपनी नई थ्योरी के बारे में जो सेल लाइफ के बारे में थी। इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे, ये विचार उनके मन में कब आया? वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे, जब वो एक्सरे को देख रहा था, एक्सरे फोटोज देख रहा था, तब ये विचार उनके मन में आया सेल लाइफ के बारे में। ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ हार्मोन, वो एक्सरे था किसका, एक्सरे फोटोज था किसका? जो केमिकल स्ट्रक्चर हार्मोन का था उसका फोटो था, एक्सरे फोटो था। उसको जब देख रहा था तो उसके मन में एक नया विचार आया था, नए सिद्धांत पर वो पहुंचा था। व्हेन ही सा दोज फोटोज, जब उसने उन फोटोज को देखा, एब्राइट डिडंट साउट यूरेका, एब्राइट नहीं चिल्लाया, यूरेका, यूरेका मीन्स होता है मिल गया, और इवन आई हैव गॉट इट, कि मुझे ये मिल गया। वट ही बिलीव्ड दैट, लेकिन वो ये विश्वास करता था। अलॉन्ग विद हिज फाइंडिंग्स, अपनी खोजों के साथ साथ, अबाउट इंसेक्ट्स हार्मोन, इंसेक्ट्स हार्मोन के बारे में, द फोटोज गेव हिम द आंसर, उन फोटोज ने उसको उत्तर दिया, टू वन ऑफ बायोलॉजीज पजल, जो एक बायोलॉजी की पजल थी, पहली थी, उसका भी उत्तर उसको मिल गया। वो क्या था, क्या प्रश्न था उसका? कि हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, कि जो सेल जो होती है, कोशिका जो होती है, कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, वो अपने डीएनए के ब्लूप्रिंट को कैसे पढ़ सकती है। इस पजल जो थी बायोलॉजी की, इसका उत्तर उसको मिल गया जिसमें उस फोटो को देख रहा था। डीएनए इज द सब्सटेंस, डीएनए इज द सब्सटेंस, द डीएनए इज द सब्सटेंस, डीएनए ऐसा सब्सटेंस होता है इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में, ऑफ अ सेल, एक सेल्स के, दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी, जो हेरिडिटी को कंट्रोल करता है। इट डिटरमाइंस द फॉर्म, ये फॉर्म को, एंड फंक्शन ऑफ द सेल, इन्हीं सेल के रूप को और उसके फंक्शन को डिटरमाइन करता है, निर्धारित करता है। दस डीएनए इज़ द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ, इस प्रकार से डीएनए जो होता है वो लाइफ का, जीवन का ब्लूप्रिंट होता है। इस चीज़ को उन्होंने प्रूव किया, प्रमाणित किया। एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट, एब्राइट और उसके कॉलेज के रूममेट, मतलब कॉलेज के साथी, जेम्स आर वोंग, उसके जो कॉलेज रूममेट थे जेम्स आर वोंग, वर्कड ऑल दैट नाइट, उन्होंने सारी रात काम किया, ड्राइंग पिक्चर्स बनाते हुए, एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स, और प्लास्टिक के मॉडल्स बनाते हुए, ऑफ मॉलिक्यूल्स के, टू शो हाउ इट कुड हैपन, ये दिखाने के लिए कि ये सब कैसे होता है। टुगेदर दे लेटर रोट द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी, उन दोनों ने टुगेदर तब मिल करके बाद में रोट द पेपर, एक पेपर लिखा, दैट एक्सप्लेन द थ्योरी, जिसने पूरी थ्योरी को एक्सप्लेन किया, पूरी थ्योरी की व्याख्या की। दोनों ने मिलकर के एक ऐसा पेपर लिखा। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, बताया कि सभी को सरप्राइज करते हुए, नो वन हु न्यू हिम, जो उसको कोई व्यक्ति जानता नहीं था,
रिचार्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड। तो रिचार्ड एब्राइट ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया विद हाईएस्ट ऑनर्स, बहुत बड़े सम्मान के साथ में। सेकंड इन हिज क्लास, अपनी क्लास में वो सेकंड आए थे। ऑफ 1510, कितने स्टूडेंट्स थे? 1510 स्टूडेंट्स की क्लास में से उनको सेकंड प्लेस मिला था। एब्राइट वेंट ऑन टू बीकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर। तो एब्राइट कहाँ चले गए? वेंट ऑन, और आगे बढ़ गए, टू बीकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर, एक ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर के रूप में वो आगे अपना काम शुरू करने लगे, शोधार्थी बन गए। कहाँ पर? एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में उन्होंने एक ग्रेजुएट रिसर्चर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। देयर ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हिज थ्योरी, जहाँ पर उन्होंने अपनी थ्योरी को, अपने सिद्धांत को टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए। इफ़ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, अगर उनकी थ्योरी सही प्रमाणित हो जाती है, इट विल बी अ बिग स्टेप टुवार्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ। तो इट विल बी अ बिग स्टेप, एक बहुत बड़ा कदम होगा, टुवार्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ, तो जीवन की प्रक्रिया को समझने के बारे में ये बहुत बड़ा कदम होगा। इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज़, इससे नए आइडियाज़ भी इसको मिलेंगे। फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर, कुछ प्रकार के जो कैंसर होते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए, उनको रोकने के लिए उसको नए आइडियाज़ भी मिले। एंड अदर डिसीज़, और दूसरी बीमारियों को रोकने के लिए। ऑल ऑफ दिस इज़ पॉसिबल, ये सब संभव हुआ बिकॉज ऑफ एब्राइट्स साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, ये सब एब्राइट की जो वैज्ञानिक जिज्ञासा थी, क्यूरियोसिटी थी, उसके द्वारा संभव हुआ। हिज हाई स्कूल रिसर्च, उसकी जो हाई स्कूल की रिसर्च थी, इनटू द पर्पस ऑफ द स्पोर्ट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा। पता है कि हाई स्कूल में कौन सी रिसर्च शुरू की थी उन्होंने, कि क्या पर्पस होता है, क्या उद्देश्य होता है, जो स्पॉट्स होते हैं, टिनी गोल्डन स्पॉट्स होते हैं मोनार्क प्यूपा के ऊपर, उसका क्या पर्पस होता है, इसने रिसर्च जो की थी। इवेंचुअली लेड हिम, ये चीज़ उनको अंत में कहाँ ले गई? लेड हिम, उनको ले गई, प्रेरित किया, टू हिज थ्योरी अबाउट सेल लाइफ, उसको सेल लाइफ के सिद्धांत के बारे में उसको ये चीज़ ले गई। यानी जो मोनार्क बटरफ्लाई जो होती है उस पर जो गोल्डन स्पॉट्स होते हैं 12, उनका पर्पस क्या होता है, इस बात पर उसने जब विचार करना शुरू किया तो वो सेल लाइफ की थ्योरी की ओर आगे बढ़ गया। रिचार्ड एब्राइट हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन साइंस, रिचार्ड एब्राइट विज्ञान में बहुत ही इंटरेस्टेड रहे हैं। सिंस ही फर्स्ट बिगेन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, कब से? जब से उन्होंने पहले शुरू में ही शुरू किया था कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, बटरफ्लाई को इकट्ठा करना शुरू किया था, तब से वो साइंस में उनकी रुचि थी। बट नॉट सो डीपली, लेकिन इतने डीपली नहीं, दैट ही हैज़न्ट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट। पता है कि इतना ऐसा नहीं था कि उनको ही हैज़न्ट टाइम, उनके पास समय नहीं था फॉर अदर इंटरेस्ट, दूसरी रुचियों के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए। इसका मतलब वो दूसरे चीज़ों के लिए भी, दूसरे कार्यों के लिए भी उनके पास समय था और उन चीज़ों को भी समय देते थे। एब्राइट ऑल्सो बीकेम अ चैम्पियन डिबेटर, एब्राइट एक बहुत ही कुशल डिबेटर बन गए, डिबेट करने वाले। एंड पब्लिक स्पीकर, और पब्लिक स्पीकर भी थे, पब्लिक में बोलने वाले, भाषण देने वाले। एंड अ गुड कैनोइस्ट, और अच्छे कैनोइस्ट भी थे। एंड ऑलराउंड आउटडोर पर्सन, और बहुत ही ऑलराउंड आउटडोर पर्सन थे, यानी सभी प्रकार के जो आउटडोर गेम्स होते हैं उनमें बहुत ही कुशल थे। ही इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, वह एक बहुत ही कुशल फोटोग्राफर भी थे, पार्टिकुलरली ऑफ नेचर। और किस चीज़ की फ़ोटोग्राफी क्या करते थे वो? पार्टिकुलरली ऑफ नेचर, प्रकृति की। एंड साइंटिफिक एग्जीबिशंस, और वैज्ञानिक जो प्रदर्शनियाँ होती थीं उनकी फ़ोटोग्राफी करने का उनको बहुत शौक़ था।
इन हाई स्कूल रिचार्ड एब्राइट वाज अ स्ट्रेट। अपने हाई स्कूल में रिचार्ड एब्राइट वाज अ स्ट्रेट एक बहुत ही सीधे से एक स्टूडेंट थे। बिकॉज लर्निंग वाज ईजी, क्योंकि जो लर्निंग था बहुत ही आसान था। ही टर्न्ड अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टुवार्ड्स द डिबेटिंग। उन्होंने अपनी एनर्जी को मोड़ दिया टुवार्ड्स द डिबेटिंग, डिबेट की ओर। उन्होंने अपनी एनर्जी किसमें लगा दिया? डिबेट में लगा दिया, डिबेट की ओर लगा दिया। एट मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब, और जो मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब जो थे उसकी ओर उन्होंने अपनी एनर्जी को लगाना शुरू कर दिया। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर। उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो उनकी प्रशंसा किया करता था। वो कौन थे? उनको जो लाइक करते थे, पसंद किया करते थे? रिचार्ड आ बियरर। वो थे उनको लाइक करने वाले, एडमायर करने वाले थे रिचार्ड आ बियरर नाम के टीचर थे, प्रोफेसर थे। हिज सोशल स्टडीज़ टीचर, वो थे उनके सोशल स्टडी के टीचर। एंड एडवाइज़र, वो एक बहुत अच्छे एडवाइज़र भी थे टू बोथ क्लब्स, दोनों क्लबों के। मिस्टर बियरर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन। मिस्टर बियरर तब मेरे लिए बहुत ही परफेक्ट पर्सन थे, पूर्ण व्यक्ति थे। मतलब जो व्यक्ति हर पर्सन को सेटिस्फाई करने की कोशिश किया करता था, तो इसलिए उनको परफेक्ट बोला। ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज़। उन्होंने मेरे माइंड को नए विचारों के प्रति खोल दिया। मैंने उनके दिमाग में कुछ नए विचार आने लगे। उनसे बात करने के बाद वो प्रेरित किया करते थे रिचार्ड एब्राइट के लिए। एब्राइट सेड, ये एब्राइट ने कहा, रिचार्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट। रिचार्ड हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट किया करता था। रिचार्ड ने जो उनके टीचर हैं रिचार्ड आ बियरर, वो कहते हैं कि रिचार्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट। वो एक्स्ट्रा एफर्ट किया करते थे। मिस्टर बियरर सेड, मिस्टर बियरर ने बात कही, वाट प्लीज्ड मी वाज, जिस चीज़ ने मुझको बहुत खुश किया था वो ये था, हियर वाज दिस पर्सन, कि यहाँ जो व्यक्ति था, हु पुट इन 3 और 4 आवर्स एट नाइट, जो 3 या 4 घंटे लगाता था रात में, डूइंग डिबेट रिसर्च, डिबेट रिसर्च करने में, बिसाइड्स डूइंग ऑल हिज रिसर्च। पता है कि अपनी सारी रिसर्च करने के अलावा वो 3-4 घंटे नाइट में डिबेट रिसर्च में लगाता था। विद बटरफ्लाइज, बताया जो रिसर्च किया करता था बटरफ्लाइज की, उसको करने के अलावा वो 3-4 घंटे डिबेट रिसर्च में भी लगाता था। एंड हिज अदर इंटरेस्ट, और उसकी जो अन्य रुचियाँ थीं उसमें भी वो अपना समय लगाता था। रिचार्ड वाज कॉम्पिटिटिव, और उसके जो सर कहते हैं, टीचर कहते हैं, मिस्टर आ बियरर कहते हैं रिचार्ड वाज कॉम्पिटिटिव। रिचार्ड कॉम्पिटिटिव था, उसका मतलब कंपटीशन की भावना थी उसके अंदर। मिस्टर बियरर कंटिन्यूड, अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, बट नॉट इन अ बैड सेंस, लेकिन बुरे रूप में नहीं, बुरे सेंस में नहीं थे वो कॉम्पिटिटिव। जैसे कि आज के इस युग में कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है, यानी दूसरे को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश की जाती है, लेकिन इस तरह से बैड सेंस में रिचार्ड जो थे कॉम्पिटिटिव नहीं थे। ही एक्सप्लेन, उन्होंने आगे एक्सप्लेन किया, रिचार्ड वाज नॉट इंटरेस्टेड इन विनिंग। रिचार्ड वाज नॉट इंटरेस्टेड, वो रुचि नहीं रखते थे इन विनिंग, जीतने में, फॉर विनिंग से, सिर्फ जीतने की खातिर ही जीतें, और विनिंग टू गेट अ प्राइज, या प्राइज जीतने के लिए जीतना, इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे वो रिचार्ड। रेदर ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वांटेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड, लेकिन वो इसलिए जीतना चाहते थे बिकॉज ही वांटेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड, कि वो बेस्ट जॉब करना चाहते थे, अच्छा कार्य करना चाहते थे जो वो कर सकते थे। फॉर द राइट रीजन्स, वो भी सही कारणों के लिए। ही वांट्स टू बी द बेस्ट, वो बेस्ट बनना चाहते थे। एंड दैट इज़ द वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, और ये उन जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो सामग्री होती है, उसमें से एक है इन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, जो एक साइंटिस्ट को बनने के लिए ज़रूरी होता है। इस प्रकार से कोई साइंटिस्ट बनना है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। जैसे किसी सब्जी को बनाने के लिए, किसी डिश को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, उसमें साल्ट होना चाहिए, चिल्ली होना चाहिए, तरह तरह के मसाले होना चाहिए। तो उस प्रकार से एक साइंटिस्ट बनने के लिए भी कुछ इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो वो कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं यहाँ पर बताते हैं रिचार्ड
आबिर बताते हैं, वो कहते हैं स्टार्ट विद अ फर्स्ट रेट माइंड, फर्स्ट रेट माइंड से शुरू करना, ऐड क्यूरियोसिटी और उसमें थोड़ा जिज्ञासा मिलाओ, एंड मिक्स इन द विल टू विन और इसमें जीतने की इच्छा को भी और जोड़ दो। विल होता है इच्छा, किस चीज़ की, टू विन जीतने की इच्छा, फॉर द राइट रीजन्स वो भी सही कारणों से के लिए जीतना, राइट रीजन्स, राइट होता है सही, तो रीजन्स होते हैं सही रीजन के लिए, सही कारण के लिए जीतना। एब्राइट हैज़ दीज क्वालिटीज़, एब्राइट के अंदर ये क्वालिटीज़ थी। फ्रॉम द टाइम द बुक, किस समय थी ये क्वालिटीज़, फ्रॉम द टाइम उस समय से, द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, इन्हें मोनार्क 10th भी कह सकते हैं, ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, पता जब उनको ये बुक दी गई थी द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स या 10th, ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, इसने उनके लिए विज्ञान के दरवाजे खोल दिए थे। वर्ल्ड ऑफ साइंस होता है विज्ञान की दुनिया के दरवाजे खोल दिए इस बुक ने, जो उनकी मदर ने ये बुक दी थी, चिल्ड्रंस बुक थी द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, ये बुक जो दी थी इनकी मदर ने, इसने रिचर्ड एब्राइट के लिए विज्ञान की दुनिया के दरवाजे खोल दिए थे। रिचर्ड एब्राइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, रिचर्ड एब्राइट ने कभी भी नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, उन्होंने कभी भी अपने वैज्ञानिक जिज्ञासा को नहीं खोया। इनके अंदर जो वैज्ञानिक जिज्ञासा थी, जो एक क्यूरियोसिटी थी, वो कभी भी खत्म नहीं हुई है। इस प्रकार से लेसन कंप्लीट हुआ। इसके राइटर हैं रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। तो आपको स्टूडेंट्स इस लेसन के जो वर्ड मीनिंग्स हैं, जो आपको हार्ड लगते हैं, ऐसे वर्ड्स की एक लिस्ट बना लेनी है, इनके मीनिंग्स मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, आप पूछ सकते हैं इन वर्ड मीनिंग्स को, ठीक है ना। और इसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने ऑलरेडी भेज रखे हैं, तो इसके क्वेश्चन आंसर्स को आपको जो है नोट कर लेना है। ओके, ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके।